वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। आज के समय में हर घर में एक व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर की दवाई ज़रूर खा रहा है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हार्ट अटैक पड़ने की सबसे बड़ी वजह हाइपरटेंशन ही होती है। इसी के साथ इससे आपको कई और समस्याएं भी हो सकती हैं। आज करीब 1.13 अरब लोग इस बीमारी की चपेट में हैं, क्योंकि लोगों को इस बीमारी के बचाव का पता ही नहीं है। इसलिए हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को इस बीमारी के प्रभाव और बचाव के बारे में बताने के लिए हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। आज के अपने शो में अपने एक्सपर्ट से हम हाइपरटेंशन पर चर्चा करेंगे। आज इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं द हीलिंग हैंड्स क्लिनिक से कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर शुभ्रा भारद्वाज। डॉक्टर शुभ्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर, आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर आप हमें ये समझाइए कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और प्राइमरी और सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर में क्या अंतर है। A very good afternoon and today 17 मई है, तो ये हमारा वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। हाइपरटेंशन, जैसे कि आपने सही बताया गुंजन जी, की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है एंड ये इसको आइसबर्ग डिजीजेस में कहा जाता है। तो आइसबर्ग डिजीज का क्या मतलब होता है, ये जितनी अंदर होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं और ये जितनी बाहर होती हैं तो वो बहुत ही कम दिखती हैं। तो पहले तो हम गाइडलाइन बताएंगे कि कितना ब्लड प्रेशर, कितना हाई ब्लड प्रेशर को हम एक्चुअली हाइपरटेंशन कहते हैं। तो जो हमारी लेटेस्ट गाइडलाइन है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, उसके अकॉर्डिंग मोर देन 130 सिस्टोलिक, जो कि ऊपर वाला होता है, एंड मोर देन 80 डायस्टोलिक, जो कि नीचे वाला होता है, इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और यही से हमारा स्टेज 1 हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद स्टेज 2 होता है, स्टेज 3 होता है, और बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आपका ब्लड प्रेशर मोर देन 130/80 है, दोनों में से बोथ और आइदर, तो इसका मतलब है कि आप हाइपरटेंसिव हैं एंड आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। गुंजन जी, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि ये एक सिंगल रीडिंग पर हम डिसाइड नहीं कर पाते। हमें एज पर द डेफिनेशंस गाइडलाइंस वी नीड 3 रीडिंग्स एट 3 डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। एंड उसके पहले पेशेंट को 10 मिनट लेटे रहना होता है, लाइंग डाउन पोजीशन में रहना होता है, एट रेस्ट होता है। उसके बाद हम ये रीडिंग लेते हैं, 3 रीडिंग्स एट 3 डिफरेंट ओकेशंस। एक्चुअली इसमें दिक्कत क्या होती है, पेशेंट चल फिर के क्लिनिक पर आते हैं, धूप में से आते हैं, चल के आते हैं, फिर हम बीपी मेजर करते हैं और उनका बीपी काफी ज्यादा आता है और फिर वो कहते हैं कि हमें हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर घर पे भी वो ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि एक सिंगल हाई ब्लड प्रेशर की रीडिंग जहाँ पे आप चल फिर के आए हैं और आपकी रीडिंग ज्यादा आ गई है, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओके डॉक्टर, ये भी बताइए हाइपरटेंशन कितनी तरह के होते हैं और इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है। हाँ, तो हाइपरटेंशन 2 तरह के होते हैं गुंजन जी। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो जो प्राइमरी होता है हम उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो एसेंशियल हाइपरटेंशन और प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है, जो कि एल्डरली इंडिविजुअल्स में हम देखते हैं, मोर देन 40-50 यूजुअली। इसका एक जेनेटिक कंपोनेंट होता है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, फैमिली हिस्ट्री में रन करता है। जैसे मम्मी को था, पापा को था, दादाजी को था, भाई बहन को था, तो इसका कोई रीजन नहीं होता, बेसिकली ये हो जाता है बस ड्यू टू एल्डरली ओल्ड एज, पार्ट ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी। तो ये ठीक है, इसके लिए दवाई खाते हैं एंड दवाई खाते रहनी पड़ती है। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, वो यंग इंडिविजुअल्स में होता है। यंग इंडिविजुअल्स मतलब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं 25 ईयर्स के, 30 ईयर्स के, 35 ईयर्स के आजकल, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपने मन से दवाई खाने लग जाते हैं और उनको लगता है कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है तो दवाई खा लो तो ठीक हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब है इट इज सेकेंडरी टू सम अंडरलाइंग डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमन कॉज इसका होता है कि कोई किडनी में प्रॉब्लम हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज, किडनी में परेशानी हो, या तो फिर थायराइड में प्रॉब्लम हो, या तो फिर एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर हो। तो बेसिकली इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है,
जो कि आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे और आपको करा लेना चाहिए। बेसिकली जो यंग इंडिविजुअल्स होते हैं 25 to 35 एज ग्रुप के मोस्टली उनमें अगर हम देखते हैं कि हाइपरटेंसिव है, वो हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसमें हमें सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन्वेस्टिगेट करना होता है और सब कुछ रूल आउट करना होता है। ओके डॉक्टर, ये भी बताइए, हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर की समस्या काफ़ी आम होती जा रही है बुजुर्गों के साथ साथ, आज जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि यंग एज में भी काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो इसका क्या कारण है? क्या अपने नाम हाइपरटेंशन की तरह बीमारी हमारे बदलते लाइफस्टाइल जैसे कि ज़्यादा टेंशन लेना है, या इन सब से होती है, या इस बीमारी की और भी कई वजह हैं? गुंजन जी, वैसे तो इस बीमारी की कई वजह हैं। बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल का मतलब है कि हमारी जो भी जीवन पद्धति चली आ रही है, जैसे कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हमें रिलैक्सेशन के लिए टाइम नहीं है, हम बस रोज भागते जा रहे हैं अपनी जिंदगी में, सुबह उठ रहे हैं, ऑफिस भाग जा रहे हैं, या फिर वर्क फ्रॉम होम है तो लैपटॉप के सामने लैपटॉप खोल के 12 घंटे बैठे हुए हैं, हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। अभी सारे मतलब विमेन भी वर्किंग हैं, खाना भी हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। मैन सिंगल मैन होते हैं, सिंगल वुमेन होती है, वो भी खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, उसमें हाई सॉल्ट होता है, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल भी एक्चुअली हाई होता है। ऑयल्स जो होते हैं बाहर, वो खराब ऑयल्स यूज करते हैं बाहर के खाने में एज कम्पेयर टू होम कुक फूड। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, बाहर का खाना खाना, बहुत ज्यादा वर्क स्ट्रेस होता है, स्पेशली जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, उनका कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जल्दी हो जाती हैं। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि इवन प्राइमरी हाइपरटेंशन लोगों को 30s में हो जाता है, मतलब प्राइमरी जिसका कि कोई रीजन नहीं है, जो पहले के टाइम पे उनके फादर को या उनके ग्रैंडफादर को मे बी एट द एज ऑफ 50 हुआ था, अभी वो उनको 35 में हो गया। तो हमने इन्वेस्टिगेट कराया, कुछ भी नहीं आया, तो वो प्राइमरी निकला। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज है। और जैसे कि आपने कहा कि साइलेंट किलर है, तो साइलेंट किलर इसलिए है बिकॉज यूजुअली इट इज एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक मतलब ऐसा नहीं है कि आपका बीपी 140 से 150 हो जाएगा, या कई बार 100 भी मैंने बीपी देखा है, 150/100 पेशेंट्स का बीपी देखा है, 160/100 पेशेंट्स का बीपी देखा है, उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते। कभी कभार थोड़ा बहुत हेडेक करके आते हैं, और या तो फिर आते भी नहीं है, घर पे हेडेक की दवाई खा लेते हैं। तो इतना हाई बीपी की 2 रीजंस होते हैं साइलेंट किलिंग की। तो पहला रीजन ये होता है कि वो अगर इतना हाई बीपी परसिस्टेंट हाइपरटेंशन हमारा चलता रहता है, परसिस्टेंटली हमारा हाई बीपी चलता रहता है, तो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, आईज में होती है, हमारी किडनी में होती है, तो उन सबको डैमेज करता है। हार्ट पे भी अफेक्ट करता है जी। हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल इसका मैं अगला सवाल लूंगी हार्ट का। ये बताइए मुझे, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या और उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के शुरुआती लक्षण कुछ नहीं होते हैं। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन का मतलब है, जैसे कि मैंने व्हाइट कोट पहन रखा है, कोई भी हेल्थ केयर इंडिविजुअल है, एंड पेशेंट मेरे पास में आया, तो पेशेंट मुझको देख के थोड़ा सा घबरा गया, या फिर किसी भी हेल्थ केयर वर्कर को देख के घबरा जाता है यूजुअली। लोग जब भी हॉस्पिटल में आते हैं थोड़े से परेशान होकर ही आते हैं। नोबडी बेसिकली लाइक्स टू गो टू अ हॉस्पिटल और टू अ क्लिनिक। तो वो आते हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं, फिर अब बीपी मेजर हो रहा है, उनको लगता है कि कहीं मेरा हाई बीपी ना आ जाए, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, तो बस इसी चक्कर में घबराहट की वजह से उनका बीपी बढ़ा हुआ आता है। मैं जानती हूँ डॉक्टर के पास जाके तो आपकी हाफ द प्रॉब्लम मतलब उसका सॉर्ट आउट हो जाता है, तो घबराने की तो उसमें बात नहीं है। नहीं, सॉर्ट आउट तो बाद में होता है, पहले तो लोग घबराते हैं बेसिकली। घबराते पहले, तो ये सब में नहीं होता, बट हाँ यूजुअली होता है, बिकॉज इट्स अ टास्क कि यू बुक एन अपॉइंटमेंट, फिर आप चल के आ रहे हो, फिर आप वेट कर रहे हो, फिर थोड़ा सा इम्पेशेंट भी हो रहे हो, फिर सोच रहे हो कि पता नहीं कौन सी बीमारी निकल जाए, डायग्नोज हो जाए, तो यही होता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। ओके, उम्र के हिसाब से नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? उम्र के हिसाब से देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि 130/80 का कट ऑफ है, तो उतना ही चलता है हमारा। 130/80 से कम ही रहना चाहिए, चाहे कोई भी एज हो। हाँ, एल्डरली जैसे होते हैं, एल्डरली इंडिविजुअल्स, वो मोर देन 80 की गाइडलाइंस है। मोर देन 80 में हम कहते हैं कि 140/80 या 150/80 करके ऐसा कुछ होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा हमारी टिल द एज ऑफ 80 देयर इज नो
स्ट्रिक्ट गाइडलाइन की इतनी एज में इतना होगा, इतनी एज में इतना होगा. इट रिमेन्स द सेम. हाइपरटेंशन इज मोर देन 130/80. जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या है और प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? क्या ब्लड प्रेशर बढ़ने से बच्चे और माँ की जान को कोई नुकसान हो सकता है? हाँ, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के बहुत सारे कॉजेज होते हैं बेसिकली, और बहुत सारे स्टेजेस भी होते हैं. तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है कि इट इज अ हाई ब्लड प्रेशर विच इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली. मतलब इसके पहले जो माँ थी वो बिल्कुल हेल्दी थी, उनको कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं आया था. एंड अब जब प्रेगनेंसी हुई है, मे बी रूटीन चेकअप पे या फिर उनको कुछ कभी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसकी वजह से कुछ उनको घबराहट हुई, बहुत सारी चीजें होती हैं. जैसे कि इनिशियली क्या होता है, घबराहट होती है, सिर में दर्द होता है. जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करता है, इट इज PIH के फॉर्म में आ जाता है, तो कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. ठीक है, तो फिर ये हो जाता है. तो इसमें विजुअल ब्लरिंग होती है. आगे जाके और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि पेट में दर्द होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट्स डिरेंज हो जाते हैं. तो इट गोज इनटू वेरियस स्टेजेस फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट. ओके, तो इसके लिए मेडिकेशंस होती है. इसीलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी में टाइम टू टाइम अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए. अगर बढ़ा हुआ है तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा होता है. इतना की हो सकता है कि बढ़ जाए तो माँ को सीजर्स भी आ सकते हैं एंड एबॉर्शन भी हो सकता है. माँ की जान को भी खतरा हो सकता है, बच्चे की जान को भी हो सकता है. और डॉक्टर हर विजिट पे बीपी भी चेक करते हैं, हर बार जितनी बार भी विजिट होती है. जी, ये बताइए हाइपरटेंशन की वजह से हमें और कौन सी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है? अभी आपने हार्ट की बात की, हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कौन कौन सी बीमारियां का खतरा बढ़ जाता है हमें? हाँ, एक तो सबसे पहले अगर हाइपरटेंशन है तो ऐसा लोगों को लगता है कि हाइपरटेंशन की वजह से सिर्फ हार्ट पर ही इफेक्ट पड़ता होगा. ऐसा यूजुअल है कि हाइपरटेंशन है तो हार्ट से रिलेटेड है तो सिर्फ हार्ट अटैक ही बढ़ता होगा. दिस इज पार्शियली ट्रू, बट हार्ट में तो देखिए, अगर बहुत ही क्रॉनिकली लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर चल रहा है तो हमारा वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है. हार्ट के जो फंक्शंस होते हैं वो अफेक्ट होने लग जाते हैं. और उसके बाद दूसरी बात है कि ब्रेन पर इफेक्ट हो सकता है. तो ब्रेन पर क्या इफेक्ट होता है कि ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है. ओके, तो ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है. जो ब्रेन की छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं वो अफेक्टेड हो सकती हैं. वो सारी चीजें अफेक्टेड हो सकती है हमारी. तीसरी चीज है कि हमारी किडनी डैमेज हो सकती है. अब किडनी कैसे डैमेज हो सकती है? किडनी में भी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, किडनी के फंक्शंस अफेक्टेड हो सकते हैं. चौथी चीज है कि हमारी आंखों पे उसको कहते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी. तो ऐसे कहते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ आई, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ किडनी. ब्रेन स्ट्रोक हो जाते हैं अगर बहुत ज्यादा एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन होता है. 180, 100, 180/100, 200/100, इस तरह से ब्रेन में क्या हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है, हेमरेज जिसे कहते हैं वो हो जाता है. तो दैट इज वेरी फेटल. इसके लिए तुरंत सर्जरी करनी पड़ती है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है, जान को खतरा भी हो सकता है. इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग अपनी दवाइयाँ खाते हैं ब्लड प्रेशर की, वो लोग खाते रहें. कुछ लोग ऐसा मेरे पास में आते हैं कि हम दवाई खा रहे थे, फिर हमारा ब्लड प्रेशर सही आने लग गया, दवाई खानी छोड़ दी. अगला सवाल मेरा इसी से रिलेटेड है कि हाई ब्लड प्रेशर का कोई परमानेंट इलाज नहीं. अगर एक बार आपने दवाई खानी शुरू कर दी तो क्या हमें लाइफ लॉन्ग दवाई खानी है? कई पेशेंट जैसे थोड़ा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ फिर दवाई खानी छोड़ दी, तो ये कितना हार्मफुल होता है? हाँ, ये बहुत हार्मफुल होता है. देखिए, अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन है जो कि किसी रीजन की वजह से, जैसे कि किडनी में प्रॉब्लम है, एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम है, मैंने बताया, तो उसका ट्रीटमेंट होता है एंड वो फॉर सम टाइम होता है. उसका अंडरलाइंग कॉज ट्रीट हो जाता है, फिर हो सकता है दवाइयाँ छूट जाए. लेकिन जो प्राइमरी एसेंशियल इडियोपैथिक हाइपरटेंशन हम इसको कहते हैं, अगर वो एक बार सेट हो जाता है तो दवाई खाते रहना चाहिए. दवाई छोड़ने में नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है. और कई पेशेंट्स मैंने देखा भी है ऐसे कि बहुत साल से दवाई खा रहे थे, फिर उनका ब्लड प्रेशर सही रहने लग गया तो उन्होंने दवाई खानी छोड़ दी, फिर अचानक से एक दिन कुछ ब्रेन स्ट्रोक हो गया या कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो इमरजेंसी में रश करते हुए उनको लेकर आना पड़ा कि मतलब ऐसी दिक्कत हो गई. तो दवाई हमेशा खाते रहनी चाहिए. एसेंशियल हाइपरटेंशन में प्राइमरी में तो हमेशा दवाई खाते रहनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए. एंड आई विल टेल यू जस्ट वन सिंपल थिंग, इफ इट इज वन सिंपल मेडिकेशन that keeps you healthy, that keeps you going,
जिससे कि आप हेल्दी रहते हो, तो उसको खाने में कोई बुराई नहीं। तो इन दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं अगर लाइफ लॉन्ग खाया जाए? थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन उनको डॉक्टर्स कैलकुलेट करके देते हैं। जैसे कि कुछ एम्लोडाइपाइन के साइड इफेक्ट्स होते हैं कि जिससे पैरों में सूजन आ जाती है, तो उसको हम चेंज करके दूसरे ग्रुप की दे देते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी दवाई से हमें पर्टिकुलर मेडिकेशन से साइड इफेक्ट होते हैं किसी पेशेंट को, तो हम उसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी एंटी हाइपरटेंसिव्स हमारे पास अवेलेबल है। देयर इज अ वैरायटी ऑफ हाइपरटेंसिव्स अवेलेबल एंड वी कैन चूज एज पर द पेशेंट प्रोफाइल। ओके डॉक्टर, आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे, और जो एक बीमारी इतनी तेजी से बढ़ रही है उसको हम आगे चल के कैसे रोक सकते हैं? मैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे सारे पेशेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि वेदर दे आर 25 और दे आर 30 और दे आर 35, 40 और अबव, दे शुड गेट देयर बीपी रेगुलरली चेक्ड। ओके, तो जैसे कि जो यंग लोग हैं वो अपना कुछ 6 मंथ से फुल बॉडी चेकअप, बीपी चेकअप वगैरह करा सकते हैं। जैसे जैसे एज हमारी बढ़ रही है उस हिसाब से हम जल्दी अपना बीपी चेकअप कराते रहें, रेगुलर बीपी चेकअप कराते रहें। और अगर हमें डायग्नोज हो रहा है कि हमें हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो हम प्लीज दवाई खाएं। लाइफ में थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालें, इवन 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। एंड खाने पीने में यही है कि लो सॉल्ट डाइट, वंस यू आर डायग्नोज तो लो सॉल्ट डाइट खा सकते हैं। थोड़ा मेडिटेशन करें, दिमाग को थोड़ा ठंडा रखें। एंड 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन एवरी डे फॉर पीपल जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली लाइफ बिताते हैं, जैसे कि जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, तो दे कैन डू 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन एवरी डे एंड 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे। So that will help a lot in combating or delaying onset of hypertension. डॉक्टर, इस बार की थीम भी यही है, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Gunjan ji, for inviting me to the show. It's been a pleasure to be at your show. Thank you. थैंक यू डॉक्टर। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कई दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन इसको कंट्रोल में करने के लिए अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि अभी डॉक्टर ने बताया। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दी इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे अपने नए गेस्ट के साथ और हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.